नमस्कार। राजस्थान लीडिंग लेडीज की इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज एक ऐसे व्यक्तित्व, ऐसी शख्सियत से आपको मिलवा रहे हैं जिसकी जर्नी इंस्पिरेशनल रही है। आर फायर ब्रांड आईएएस ऑफिसर 1999 बैच मिसेस मुग्धा सिन्हा जी। शी हैज अ वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ 20 years। राजस्थान में लिकर माफिया, माइनिंग माफिया को कंट्रोल किया है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर भी रह चुकी हैं। झुंझुनू में जो उनका पीपल सेंट्रिक अप्रोच रहा है, उसमें सिविलियंस का शटडाउन और प्रोटेस्ट उनके प्री मेच्योर ट्रांसफर पे एक मिसाल थी। शी इज करंट सेक्रेटरी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। She is an alumni of LSR College, JNU, University of Berkeley, California, USA. She has numerous awards under her name. Best Student Award, Scholarship Award, Ford Foundation से, and the list is endless. Hats off to you, ma'am, and welcome. You are a true inspiration. And मैं नेहा गुप्ता, President 40 Women Wing, आपका अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। So thank you very much, Neha. It's a pleasure. मैम, ये जो आज की सीरीज है, उसमें हम आपसे बहुत सारे सवाल पूछना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपसे जुड़े हुए व्यक्तिगत सवालों से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे आपकी जो जर्नी रही है एक स्कूल गर्ल मुग्धा से आईएएस ऑफिसर मुग्धा, वो उस जर्नी के बारे में हम थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। So जर्नी को तो बहुत I think 4 decades पुरानी बात हो गई वो, बट आई थिंक वो जर्नी भी बहुत इंटरेस्टिंग थी और उसने मुझे शेप करने में एक बड़ा अपना योगदान इसलिए दिया क्योंकि आई थिंक मेरे स्कूल जर्नी और मेरे जो मदर थी उन्होंने मुझे बहुत ग्रूम किया, बिकॉज कहीं एक अच्छे ऑफिसर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी होता है। तो शायद मेरी ट्रेनिंग, क्योंकि कई बार लोग ये सवाल पूछते भी हैं कि एक अच्छे ऑफिसर केवल एग्जाम से नहीं बनते, वो एक पूरा प्रोसेस ऑफ ग्रूमिंग होता है जो आपके बचपन में आपके पेरेंटिंग से और आपके फिर स्कूलिंग से जो है वो निखर के आता है। तो आई कैन से दैट आई हैव बीन वेरी लकी टू हैव अ मदर हु वाज वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड and also who was deeply into metaphysics. हम लोगों का जो बचपन का जो डिस्कशन था घर पे वो बेसिकली पंचतंत्र की कहानियां, मतलब एक बहुत मॉरल वैल्यूज जिसे कह सकते हैं, उससे हमारा जो है हम लोग 3 सिस्टर्स हैं और एक हमारा टेबल है जो आज भी मैं कैरी करती हूँ अपने साथ, इट्स एज ओल्ड एज आई एम। तो उस पे हम लोग 4 जने बैठ के जो है हम लोगों का डिस्कशन होता था। तो स्कूल की जर्नी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। शुरू में मैंने बहुत सारे स्कूल्स बदले बिकॉज माय डैड वाज इन द इंडियन एयर फोर्स एंड उनके ट्रांसफर से मेरे काफी स्कूल्स चेंज हुए। फिर उनकी डेथ के बाद वी सेटल्ड इन आगरा एंड दैट्स वेयर माय इनिशियल स्कूलिंग टुक प्लेस and I studied in a convent of Jesus and Mary school called St. Patrick's. वहाँ की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग थी बिकॉज बहुत अच्छे टीचर्स थे, बहुत अच्छे स्कूल मेट्स थे, बहुत कुछ स्कूल में सीखा बिकॉज एक जो एक्सपोजर होता है चाहे वो स्पोर्ट्स में हो चाहे डिबेटिंग में हो। और शुरू में मुझे ड्राइंग पेंटिंग का बहुत शौक था, एलिक्यूशन में मैंने बहुत पार्टिसिपेट किया और क्योंकि एक स्मॉल टाउन अपब्रिंगिंग अप थी तो कॉलेज के लिए जो है ये था कि अगर मुझे एक आईएएस ऑफिसर बनना है तो मुझे एक अच्छे कॉलेज में बाहर पढ़ना जरूरी होगा। तो उसके लिए मेरी मदर ने 11th में जब मैं थी तो शी वेंट टू दिल्ली एंड शी स्काउटेड वेरियस कॉलेजेस to figure out which was the best college for me and that is how I prepared to enter into college. मेरी माँ ने हमेशा 2-3 चीजें मुझे कहीं स्कूल के टाइम से, इनफैक्ट हम तीनों सिस्टर्स को कहीं, जो हम लोगों ने शायद क्योंकि बार बार गो फूड पैका की तरह से हमारे अंदर होम की गई तो शायद गांठ बंध गई जीवन में अपने आप ही कि एक तो दुनिया क्या कहती है, अगर सक्सेसफुल होना है तो कभी वो मत सुनना। दूसरा ये था कि अर्जुन जिस तरह से मछली की आंख पर हमेशा फोकस्ड रहता है उसी तरह से हमेशा अपनी जर्नी में जो है अर्जुन की तरह से फोकस्ड रहता, क्योंकि जो और बाद में एंड लेट मी आल्सो जस्ट से दिस हियर कि बहुत सालों बाद ये जो था इसका एक अध्याय मेरी एक दोस्त ने मुझे एक गीता का एक संवाद भेजा जिसमें ये लिखा हुआ था कि अर्जुन कृष्ण जी से पूछते हैं
कि अगर मछली की आंख पर निशाना मुझे लगाना है तो आप मेरे लिए क्या करने वाले हैं, है ना। तो कृष्ण उसमें बहुत अच्छी बात कहते हैं। कृष्ण उसमें कहते हैं कि जो पानी की स्थिरता है उसको बांधे रखने का काम मेरा था। So I think that realization did not come when I was in school. That realization came much later in life, when I realized that one should never live in fear. One should never live in anxiety. One should always stay focused on your journey in life. और मेरे जीवन में वो जो 4 अक्षर वाला शब्द है वो फर्ज है या कर्म है या ड्यूटी है। तो चाहे परिस्थितियां अच्छी हो या परिस्थितियां बुरी हो, मैंने उनमें से हमेशा अपने को केवल उस शब्द पे फोकस करके जो है, मेरी अर्जुन की आंख पर वो लिखा हुआ है ड्यूटी। So even if I have a bad day, even if I have a bad year, I wake up every day in the morning and remind myself that God is holding the waters for me, and I have to just focus on the fish eye of Arjun and continue to do the work that I'm supposed to do, and God will take care of the rest. So that is why I have been able to live very, very fearlessly. और तीसरी चीज मेरी माँ ने हमेशा मुझे कहा कि चीजों के पीछे भागो मत, अपने को इतना बड़ा मैग्नेट बना लो कि हर चीज आपके पास खुद अट्रैक्ट होके आए। सो यू डोंट हैव टू हैंकर फॉर एनीथिंग, एवरीथिंग दैट इज मेंट फॉर यू एट द राइट टाइम विल ऑलवेज फाइंड यू। क्योंकि जैसे स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं कि जिस जिस डिवाइन शक्ति को आप ढूंढ रहे हो वो डिवाइन शक्ति आपको भी ढूंढ रही है, और जब राइट टाइम आएगा तो आई थिंक द पाथ्स विल क्रॉस। And it is not just about divine shakti, it is also about everything in life. So I think that is why you can afford to live fearlessly, because you know that what is meant to be in your life will always find you, and you only have to continue to enjoy the journey. So I think that is what I have done right from my school days now, and it is in this one thing that I think I have remained fairly consistent. मैम, ये आईएएस का एग्जाम देना और इतना ये इंस्पायर किया, वो कौन आपका प्रेरणा था जो आपने आईएएस एग्जाम दिया, प्रिपरेशन की? My granddad, मतलब मेरे नाना जी जो थे वो चाहते थे कि मेरी मदर और उनकी सिस्टर वो जो हैं वो आईएएस ऑफिसर्स बने। बट जब मेरी मदर स्टैंडर्ड 10th में थी तो उनके फादर की डेथ हो गई, एंड बिकॉज ऑफ विच, एंड इट वाज अ ह्यूज बिग फैमिली, बिकॉज ऑफ विच वो एस्पिरेशन जो है जो लड़कियां थी घर में उनकी जल्दी शादी हो जाए, तो माय मॉम स्टडीड लॉ एंड देन शी वाज मैरिड ऑफ। सो समवेयर मेरे मदर के बैक ऑफ द माइंड ये ख्याल था कि शायद उनके जो पिताजी थे वो चाहते थे कि वो एक ऑफिसर बने, और उनकी परिस्थितियां कुछ ऐसी रही कि वो ऑफिसर नहीं बन पाई। तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं ऑफिसर बनूं। तो कहीं ना कहीं मेरी ग्रूमिंग उन्होंने इसी तरह से करी कि मुझे शायद जब मैं स्टैंडर्ड 5 में थी और वो ऐसे आता है ना लिखने के लिए कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप, तो उसमें जब मैंने अपनी मदर से पूछा कि मामा ये ऐसे है एंड वी हैव टू राइट, तो व्हाट शुड आई राइट, सो शी टोल्ड मी जस्ट राइट आईएएस। एंड ट्रस्ट मी, स्टैंडर्ड 5 में मुझे ये पता भी नहीं था कि आईएएस क्या होता है, बट जैसे कहते हैं कि वंस यू send out a message in the universe, once you subscribe to the universe, the entire universe conspires to make that happen. तो फिर क्या हो गया कि वो गाइड फिल्म अगर आप लोगों ने देखी है ना, कि जिसमें देवानंद जो है वो नॉट रियली अ संत और महात्मा, बट बिकॉज एवरीबडी वांटेड हिम टू बी दैट। तो शुरू में मेरी जर्नी वैसी थी, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग वेल इन क्लास आफ्टर माय 4th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स, स्टार्टेड कमिंग फर्स्ट, तो फिर एक वो हो गया कि अब फर्स्ट आ गए तो अब इससे नीचे आएंगे तो फिर यू नो क्या होगा। So I think that everybody started saying, because we were consistently doing well, everybody started saying कि ये तो IAS बनेगी। तो somehow I think उस पूरे उसमें it just happened that I became an IAS officer because of that entire my mom, I think I would call very, very instrumental, because उनकी बहुत प्रेरणा रही, उनकी बहुत ग्रूमिंग रही, उनकी बहुत गाइडेंस रही, और उनकी बहुत मेहनत भी रही मुझे मेरे इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए। बट आई थिंक इफ यू आस्क माय मदर टुडे
शी विल से कि ठीक है, आईएएस नहीं होती तो कुछ और होती, बट उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जिंदगी और जो आईएएस है वो दो अलग अलग चीजें नहीं है, वो एक ही चीज है। आप जैसे जिंदगी में हो वैसे ही आप अपने जो भी करते हो उसमें आपको होना है। वी कांट लिव बाइपोलर लाइव्स। So if you are a good human being, you will be a good officer. If you are not a good human being, you can be a successful officer, but you cannot be a good officer. So I think those choices were very well defined in my life, and I would like to give credit for everything to my mother and to my two sisters, who have been my most vocal critics. तो वो मुझे जो है ज्यादा उन्होंने उड़ने नहीं दिया कभी भी, है ना। हमेशा धरती पे ले आए वो, और कभी बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं होने दिया। तो आई थिंक दैट बैलेंसिंग फैक्टर इन माय लाइफ हैज बीन माय फैमिली। हाँ ललिता जी, मुग्धा जी बहुत बहुत नमस्कार। मैं ललिता गुप्ता, सेक्रेटरी विमेन विंग से। मैं उम्मीद करती हूँ और मुझे पूरी आशा भी है कि आपके लंबे एवं सफल प्रशासनिक अनुभव का लाभ आज हम सबको इस मंच पे जरूर मिलेगा। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हर औरत के अंदर एक सुपर वुमन छुपी होती है, इनफैक्ट होती है, जिसका साक्षात उदाहरण मैम आप खुद भी हैं, क्योंकि आपको राजस्थान की एक मजबूत महिला प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जाना जाता है। लेकिन हम लोग जैसे देखते हैं कि महिलाएं अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती हैं, सबके लिए टाइम भी निकालती हैं, मगर अपने लिए टाइम नहीं निकालती हैं, और सबसे बहुत प्यार भी करती हैं, सबको पूरा प्यार देती हैं, मगर खुद से प्यार कहीं ना कहीं कर नहीं पाती हैं, कह लीजिए, या खुद से प्यार करने का समय ही नहीं मिल पाता है। तो उसको खुद के लिए जीना कैसे सिखाया जाए मैम? आई थिंक ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और क्योंकि ये महिलाओं का फोरम है तो शायद बनता है इस तरह का प्रश्न पूछना। बट मैं एक चीज पूछूंगी और कहूंगी भी आप सभी लोगों से कि देखो, यू कैन सर्व आउट ऑफ एन एम्प्टी कप, है ना। तो अगर आपका खुद का प्याला खाली होगा तो आप चाहे शिक्षक हो तो आप बच्चे को पढ़ा नहीं पाओगे। आप अगर एडमिनिस्ट्रेटर हो और आपको नियम नहीं आते होंगे तो आप दूसरों के लिए फेयरनेस से काम नहीं कर पाओगे। तो उसी तरह से महिला जो है, क्योंकि मुझे थोड़ा ना ये अजीब लगता है ये महिला पुरुष, क्योंकि मुझे इंसान दिखाई देते हैं, तो मुझे लगता है कि ना केवल महिलाओं के लिए, बट महिलाओं के लिए इसलिए जरूरी है बिकॉज वो बहुत सारे रोल्स निभाती हैं, बहुत सारी दोहरी जिम्मेदारियां निभाती हैं, शायद उनके लिए बहुत जरूरी बन जाता है। बट महिलाओं और पुरुषों, बच्चों, बुजुर्गों, सभी के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि देखो, जिंदगी में हम सबसे पहले जब पैदा होते हैं तो हम इंसान होते हैं, और एज अ ह्यूमन बीइंग सबकी रिक्वायरमेंट सेम होती हैं। जैसे सोने के लिए सब रिफ्रेश्ड होते हैं 6 से 7 घंटे प्लस माइनस योर बॉडी, उसी तरह से आपको मेंटली रिलैक्स्ड होने के लिए भी आपको चीजें करते हैं जो स्टैंडर्ड जेनरिक चीजें हैं। तो बहुत जरूरी है कि अगर हम चाहते हैं कि अपने सारे रूल्स हम बखूबी निभा पाए, तो अपना सेल्फ केयर इज एक्सट्रीमली एसेंशियल। बिकॉज ये जो गलत कॉन्सेप्ट कई बार हम लोग कह देते हैं ना, सैक्रिफाइस और यू नो कि बट वो है ना, ये महिलाओं के लिए अक्सर यूज होता है कि महिलाएं जो है कितना सैक्रिफाइस करती हैं। मुझे लगता है कि क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटेटिव, है ना, समय जो है अगर परिवार में महिलाएं दे सकें, वो तभी पॉसिबल है जब वो फिजिकली फिट होंगी, मेंटली अलर्ट होंगी, स्पिरिचुअली अवेयर होंगी और इमोशनली अपलिफ्टेड होंगी, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि महिलाएं जो हैं ये सब दोहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की, और आप क्योंकि महिलाएं प्रोफेशनल भी हो गई हैं तो अपना हेल्थ का ध्यान नहीं रखती, एंड दिस इज वेरी ट्रू इन इंडिया, है ना। बिकॉज अल्टीमेटली जो जिस बॉडी को आज आप ढो रहे हो, कुछ सालों में वो बॉडी आपको ढोएगी, है ना। इन्वेस्ट इन योर फिजिकल हेल्थ, है ना। उसी तरह से इमोशनल वेलबींग, बिकॉज वी आर नॉट ओनली जस्ट टॉकिंग ऑफ योर इंटेलिजेंट कोशिएंट, वी आर आल्सो टॉकिंग ऑफ योर इमोशनल कोशिएंट। इट इज वेरी नेसेसरी कि आप इमोशनली भी जो है फुलफिल्ड हो, है ना। जब हम बात सैक्रिफाइस की करते हैं तो देखो क्या होता है कि जब हम शुरू में महिलाओं से बहुत सैक्रिफाइस करा लेते हैं तो महिलाएं ड्यूटीफुल रूप से अपने परिवार के लिए सब करती हैं, बट जब वो एक लेटर स्टेज में आती हैं तो वो ये रियलाइज करती हैं कि उनकी एक आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है ना।
और इसीलिए कहीं ना कहीं अगर आप ये स्टडी करो, स्टडीज हुई भी है, अगर आप देखो कि महिलाओं और पुरुषों का जो डाइवोर्स रेट है वो 40s में आके क्यों ज्यादा होता है, और महिलाएं क्यों अग्रसर होके 24 साल बाद 25 साल बाद जो है वो डाइवोर्स लेती हैं। और कारण बहुत, जब पेपर्स में आता है तो कारण बहुत ही सिंपल होता है, बट वो प्रोसेस क्या होता है कि महिलाओं ने अपनी पूरी जो होलिस्टिक लाइफ जो भगवान ने पुरुषों और महिलाओं को बराबर दी है, उसको जब वो पूरी तरह से जी नहीं पाती, अपने लिए सेल्फ केयर नहीं कर पाती, तो वो आइडेंटिटी क्राइसिस में आ जाती हैं, और वो मिड लाइफ क्राइसिस कई बार पुरुष भी महसूस करते हैं और कई बार महिलाएं भी महसूस करती हैं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि एक जीवन है, तो इस एक जीवन को भगवान ने दिया है हमें, बहुत मुश्किल से मिला है, सब लोगों को मिलता भी नहीं है, तो उस जीवन को अपने फुल पोटेंशियल के हिसाब से हमें हार्नेस करने का अपॉर्चुनिटी जो है मिलनी चाहिए। और अपॉर्चुनिटी अगर किसी वजह से नहीं मिल पा रही है तो हमें उस अपॉर्चुनिटी को जो है अपने लिए समय बनाना चाहिए, उस अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करना चाहिए, लेना चाहिए, मिलजुल कर बात करके उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करना चाहिए, बिकॉज लाइफ एक बहुत बड़ी नियामत है, और अगर उसको हम पूरी तरह से जी नहीं सके और नाखुश होकर रिग्रेट के साथ अगर हम जाते हैं जीवन से, तो मुझे लगता है वापस आना पड़ेगा और फिर से जीरो से गिनती शुरू करनी पड़ेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जो मैम आपने बताया, तो मैम आपसे जानना चाहते हैं, आप खुद अपना वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करती है, आपकी खुद का रूटीन कैसे रहता है, आप अपने को कैसे संभालते हैं? See, Neha, for me, I don't make a distinction between my job and my life. They seamlessly flow into each other, है ना? मैंने देखो एक और चीज है, अगर आप अपने जॉब को अपने पद से अगर इक्वेट कर लोगे तो आई थिंक वो आपको वर्क लाइफ बैलेंस का इशू होगा हमेशा, है ना? बिकॉज हम लोग सोसाइटी जो है हमारे जॉब्स को एक पेडिस्ट्रल पे रख देती है ना? वी आर लाइक एनीबडी एल्स। जैसे आप कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, एंड कोविड के टाइम में आई थिंक डॉक्टर्स आर सो, पीपल हैव रियलाइज्ड द रोल ऑफ डॉक्टर्स सो इम्पोर्टेंट, दे आर फ्रंट लाइन वॉरियर्स। तो जॉब्स में हम लोग डिग्निटी ऑफ लेबर की बात करते हैं, तो हम कोई भी जॉब जो है वो छोटा बड़ा नहीं है ना? तो केवल आईएएस होना और वर्क लाइफ बैलेंस करना कोई वो बात नहीं है। ये मैं मानती हूँ कि हमारे जॉब जो हैं वो 24/7 365 डेज होते हैं, छुट्टियां नहीं होती हमारे जॉब्स में, है ना? और हम क्योंकि सिविल सोसाइटी के लिए वर्क करते हैं तो इमरजेंसीज और क्राइसिस हमारे जॉब्स में ज्यादा होते हैं। बट आई थिंक कहीं ना कहीं मैंने बात पहले कही थी आपसे कि अगर आप ये इस जीवन में आए हो तो आपका फुल पोटेंशियल आपको इस्तेमाल करना है। और जॉब में आप आते हो, मैं आई थी ऑलमोस्ट 24.5 साल की उम्र में जॉब में, राइट? तो उससे पहले भी एक जिंदगी थी, और मैं 60 साल में ऑफिशियली जो रिटायरमेंट एज है उसमें मैं सुपर एनुएट कर जाऊंगी, पर मेरा जीवन अगर रहता है तो उसके बाद भी मेरा एक जीवन होगा। तो जॉब इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर वेरी लॉन्ग जर्नी कॉल्ड लाइफ, है ना? तो मुझे लगता है कि ये डिस्टिंक्शन अगर दिमाग में क्लियर होता है तो आपको वर्क लाइफ बैलेंस का कोई इश्यू नहीं होता। आप अपना जीवन जो है ऑफिस जाने से पहले और ऑफिस से आने के बाद एक माइक्रो लेवल पे और वो जीते हो, और अब जो भी चीजें आपको शौक हैं, जैसे मेरे बहुत सारे शौक हैं, इनफैक्ट मेरे वीकेंड्स मेरे वीकडे से कई बार ज्यादा बिजी हो जाते हैं। मुझे आर्ट का शौक है, मुझे लिखने का शौक है, मुझे फोटोग्राफी करने का शौक है, मुझे नई चीजें सीखने का शौक है, मुझे कुकिंग करने का शौक है। तो मुझे जो भी जैसा भी समय मिलता है, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। तो मैं अपना खाली समय जो है, इनफैक्ट खाली समय होता नहीं है, बिकॉज ये भी सब मेरा एक बहुत ही ड्यूटी बाउंड डिसिप्लिन मैनर में राउंड द क्लॉक चलता रहता है, और शायद उसी की वजह से मैं जो है एनर्जाइज फील करती हूँ और अपनी लाइफ को एंजॉय करती हूँ। और मेरे जॉब और मेरे लाइफ में मुझे ज्यादा फर्क इसलिए लगता नहीं है क्योंकि इस तरह का सेशन भी मुझे लगता है, मैं नहीं डिफाइन कर सकती कि जो आज मैं काम कर रही हूँ वो मेरा जॉब है या मेरा लेजर एक्टिविटी है ना? So this is how I believe that one should live one's life. My idea of living my life, at least. Right. Lalita, over to you. Thank you, Neha. मीता जी, मेरा एक सवाल है कि आजकल आपने देखा होगा, ऐसे तो पहले भी ये सब होता था, लोग डिप्रेशन के शिकार हुआ करते थे, हम सुनते थे, लेकिन तब नजरिया कुछ और होता था। हम
कोई पैसे से परेशान, कोई हालात से परेशान, कोई कमजोरी किसी चीज की। लेकिन आज हमने इस दौरान जो लॉकडाउन में हमें देखने को मिला कि आप देखिए सशक्त लोग, सफल लोग, उन्होंने भी इस तरीके की मतलब अपनी जिंदगी में एक कदम उठाया। जैसे सुशांत सिंह राजपूत एक सफल अभिनेता थे, फाइनेंशियली उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और इस तरीके से और भी ऐसे बोलूं सब कर रहे हैं। जबकि आपने भी, मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने पूरे मतलब जो आपका अनुभव रहा है आज इतने पूरे लंबे सफर का आपका जॉब का, इसमें आपने भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे। जैसे अब 2010 में झुंझुनू में आप जब पोस्टेड थे, उस समय माइंस में एक एक्सीडेंट हुआ था और आप बहुत बखूबी उसके लिए लड़ी भी, और वो आज तक वो माइन बंद है। तो उस समय आपको धमकियां भी मिली भू माफियाओं से, माइन वालों से, सैंड वालों से। आपने भी बहुत हिम्मत से अपना मतलब लेकिन अपना रोल निभाया, आप लड़ी। लेकिन वही हम देखते हैं कि दूसरी तरफ आईएएस जो एक प्रोफाइल है, बहुत प्रेस्टीजियस प्रोफाइल है हमारे इंडिया में, तो सन 2012 में यूपीएससी के मतलब 14th रैंक मायने रखता है अपने आप में। उसमें 14th रैंक स्कोर करने वाले 29 साल के जो बक्सर के हमारे डीएम मुकेश पांडे जी थे, उन्होंने भी कदम उठाया, उन्होंने भी सुसाइड कमिट कर लिया था। तो ये स्ट्रेस, इस सब चीज से कैसे लड़ा जाए? और आजकल ये सिर्फ बड़ों में या नहीं है, बहुत यंग आप देखिएगा 10-11 साल के बच्चे, माँ बाप ने डांट दिया या स्कूल में उनकी इंसल्ट हो गई तो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। और मैच्योर लोग भी, दूसरी तरफ जो मैच्योर है, सक्षम है, सफल है, वो भी। तो आपके हिसाब से मैम लाइफ में हैप्पीनेस क्या है? स्ट्रेस से कैसे दूर रहा जाए? कैसे हम अपनी कमियों से, या कोई हमें कहते हैं ना लेग पुलिंग कर रहा है उससे, या हमें डिप्रेशन का शिकार हम हो रहे हैं दूसरों की बातों से, इन सब चीजों से कैसे उभरा जाए? नहीं, बहुत रेलेवेंट सामयिक प्रश्न है, बिकॉज अभी जो डेथ बाय सुसाइड हुई है सुशांत सिंह जी की, वो बहुत ही एक दुखद घटना थी, और उसने आई थिंक सभी पूरे देश के सभी लोगों को एक अलग तरीके से सोचने पर मजबूर कर दिया। और ये क्योंकि वो एक बहुत नामी गिरामी नाम थे इंडस्ट्री में, बहुत बड़े एक्टर थे, बट आई थिंक अगर आप रोज पेपर पढ़ो तो आप देख रहे हो कि फिल्म इंडस्ट्री क्योंकि मीडिया और न्यूज उसको छूते हैं, बट ये बहुत WHO की अगर आप रिपोर्ट पढ़ो तो उसमें ये कहा गया है कि 2030 तक जो है डिप्रेशन विल ओवरटेक your cardiac problems, your diabetic problems, and it will become the number 3 or number 4 killer of people. और इनफैक्ट एक अभी स्टैटिस्टिक्स जो है जो घूम रहा है, काफी वायरल हो रहा है, उसमें ये देखने को आया कि बिफोर कोविड स्टार्टेड सुसाइड वाज किलर इन द वर्ल्ड। तो ये बहुत ही दुखद चीज है और ये तेजी से घटना बढ़ रही है। डिप्रेशन के बहुत लोग शिकार हो रहे हैं। महिलाओं में कहते हैं कि डिप्रेशन ज्यादा होता है, बट एक डिप्रेशन अभी तक जो था वो बहुत ही टबू टॉपिक था। डिप्रेशन के बारे में लोग बात नहीं करते थे बिकॉज उसमें एक स्टिग्मा अटैच था, क्योंकि आप डिप्रेशन को इक्वेट करते थे एक पागलपन से। लोग जनरली सोचते थे कि अगर किसी को डिप्रेशन है तो उसका मतलब उसको कोई मेंटल इलनेस है और वो मानसिक रोगी है, तो उसको गलत उसको छुपाया भी जाता था। हाँ, उसको छुपाया भी जाता था। बट मुझे लगता है कि हमें कहीं ना कहीं इसको जो है वो सेग्रीगेट करना है लोगों के अचीवमेंट से। आई थिंक हमारी दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई है कि हम लोग जो हैं इतने ज्यादा सक्सेस के पीछे भागने लगे हैं, और ये हम भूल गए हैं कि सक्सेस, पैसा, नाम, फेम, ये सारी चीजें बहुत क्षणिक हैं। अगर आप महाभारत पढ़ें तो उसमें लिखा गया है कि जो 6 चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, यश, अपयश, लाभ, हानि, है ना, और अच्छा, हाँ, जीवन मृत्यु, और अच्छा और बुरा जो भी है। तो ये सब चीजें जब हमारे हाथ में नहीं है तो इनसे हमें इफेक्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी और चीज, एक बहुत सुप्रसिद्ध लेखिका है जिसकी एक बहुत सुप्रसिद्ध किताब थी ईट प्रे लव, उस पे फिल्म भी बनी, बहुत लोगों ने पढ़ी भी होगी, एलिजाबेथ गिलबर्ट। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि ऑल आर अचीवमेंट्स आर इन द पास्ट, है ना। जब आप सुशांत सिंह जी का रेफरेंस देते हैं कि वो बहुत सक्सेसफुल थे, उनके पास बहुत पैसा था, है ना, तो ये सारी अचीवमेंट्स वाली बातें हो गई, है ना। अगर हम इसी तर्ज पे देखें कि 2 साल पहले तो बहुत बड़ी हस्तियां थी,
एंटोनी बोर्डेन, वो एंटोनी बोर्डेन एक इंटरनेशनल शेफ थे जिनके साथ ओबामा ने जो है अपने बिना व्हाइट हाउस को बताए एक इंटरनेशनल टूर पे उनके साथ जाके खाना खाया था। और केट स्पेड्स जो एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल न्यूयॉर्क की डिजाइनर थी जिनका पीसेस और शूज बहुत जाने माने थे न्यूयॉर्क में, इन दोनों ने, ये बहुत सक्सेसफुल थे, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स थे इनके। ओबामा जिनके साथ डिनर करते हैं, जिनके बैग हैं बड़े बड़े लोग खरीदते हैं, अगर वो सुसाइड कमिट कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है जो हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि सुसाइड इज नॉट लिंक्ड टू एनी ऑफ योर अचीवमेंट्स, इट इज अ स्टेट ऑफ द ब्रेन एंड इट इज अ डिजीज लाइक एनी अदर डिजीज लाइक कैंसर फॉर एग्जाम्पल। एंड इसके लिए हमें जो है क्लिनिकल ओपिनियन लेना चाहिए, डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज आजकल क्या हो गया है, एवरीबडी हैज बिकम एन एक्सपर्ट इन एवरीथिंग, है ना। सो आई थिंक बी वेरी वेरी केयरफुल। हम क्या कर सकते हैं एज ह्यूमन बीइंग्स? मुझे लगता है कि हम, अगर हमें डिप्रेशन आज हुआ है तो उसको हम आज फाइट नहीं कर सकते। कारण उसका क्या है, हमें जो है इसकी जड़ें अपने चाइल्डहुड में देखनी पड़ेंगी, और ये पेरेंट्स का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है मैं कहूंगी, बिकॉज बच्चे आफ्टर ऑल जब जाते हैं या कुछ इस तरह से कमिट करते हैं तो सबसे ज्यादा दुख पेरेंट्स को होता है। तो कहीं ना कहीं पेरेंटिंग आई वुड से, बिकॉज एक होता है प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, है ना, जो होता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, दवाइयां लें और उसको ठीक करने की कोशिश करें, और एक होता है कि बचपन से ही आपके माता पिता आपको इस तरह से ओरिएंट करें या इस तरह से ट्रेन करें या इस तरह से अपब्रिंगिंग आपकी करें कि आपका जो सेल्फ एस्टीम का घड़ा है ना, वो आपके अच्छे या बुरे समय में कोई भी दुनिया वाला जो है उसको तोड़ ना सके, है ना। क्योंकि ये हम कहीं पर भी किसी भी पट्टे में लिखवा के नहीं लेके आए हैं कि हमारे साथ हमेशा जो है हमारी जिंदगी ईसीजी ग्राफ की तरह से स्ट्रेट चलेगी, है ना, क्योंकि हिमालय की चोटी पे चढ़ने के बाद भी नीचे आना पड़ता है वापस। तो गुड भी होगा, बैड भी होगा, and we have to learn to understand that life is good only because there are certain things bad, so called bad, and bad is also a perspective, I think. तो डिप्रेशन से लड़ने के लिए आई थिंक अपने बच्चों को जो है एक होलिस्टिक पर्सनैलिटी जिसमें बहुत सारा लव अफेक्शन हो, बहुत सारा सेल्फ एस्टीम हो, और बहुत सारा ये ट्रेनिंग हो कि जिंदगी केवल सक्सेस से नहीं काउंट की जाए, और जिंदगी में केवल कन्वेंशनल तरह से ही जीवन नहीं जिया जा सकता है, बहुत सारी और चीजें हैं। और फेलियर जो है कोई बहुत अपने आप में कोई बहुत बड़ी स्टिग्मेटाइजिंग चीज नहीं है। अगर एक जो बंदा इंजीनियरिंग छोड़ सकता था वो फिल्म छोड़ के कुछ और भी कर सकता था, एस्ट्रोनॉट बन सकता था, कुछ भी बन सकता था, है ना। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्सेप्टेबिलिटी, और दूसरी चीज देखो, सक्सेस को हैंडल करना और बहुत ज्यादा पैसे को हैंडल करना सबसे ज्यादा मुश्किल चीज होती है ना। तो मुझे लगता है कि हमें इन सब चीजों को कैसे हैंडल करना है, कैसे जो बुद्धिस्ट मिडिल पाथ है ना, स्थिर प्रज्ञ होने का, वो कहीं ना कहीं हमारे अपब्रिंगिंग अप का हमारा पार्ट होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। एक बार क्लियर कर लेती हूँ कि आपने बिल्कुल सही बोला, एक सही मैसेज दिया। डिप्रेशन जो हम लोग छुपाते हैं ये कोई बीमारी नहीं है कि आज इसको डर के छुपाया जाए। पहले लोग जैसे छुआछूत की बीमारी को छुपाते थे, ऐसे डिप्रेशन से डरते हैं। तो आपने बिल्कुल सही बोला, इसका प्रॉपर इलाज कराना चाहिए, इससे डरना नहीं चाहिए, इसे छुपा के नहीं रखना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। ओवर टू यू नेहा। थैंक यू ललिता। मैम, जैसे आपने बुद्धिज्म का रास्ता बताया, वी हैव सीन इन योर प्रोफाइल दैट यू हैव ऑलरेडी डन अमरनाथ एंड कैलाश यात्रा, सो दैट वाज सो इंस्पायरिंग टू नो। सो हाउ डू यू टेक स्पिरिचुअलिटी इन योर लाइफ, हाउ वी शुड अडैप्ट स्पिरिचुअलिटी, उसका क्या हमारे लाइफ में स्थान होना चाहिए इतनी फास्ट पेस लाइफ में? मेडिटेशन के सिवा हमें कुछ और समझ में नहीं आता है कि हमें और क्या करना चाहिए। सो थोड़ी सी उस ट्रिप्स के बारे में आपसे जानना चाहेंगे और आपके एक स्पिरिचुअल साइड के बारे में जानेंगे। Okay, thank you, Neha. Let me first clarify that I don't box my thinking into spirituality or anything else, because or meditation. So ये सारी चीजें basically I think these are all things that are doing. They are like verbs, है ना, meditate, be in meditation, है ना, be spiritual. तो मुझे लगता है कि ये डूइंग नहीं है, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी का एक अर्थ ही है नथिंगनेस, है ना। इट इज टू डू नथिंग बेसिकली, है ना।
तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस सेंस में कॉन्ट्रडिक्शन है। मैंने इनफैक्ट मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया है। If you look at it in that sense, everything, there is some divine Shakti, I can say, that has chosen me to do things, and I have been a very very obedient reed. वो होती है ना जो जिससे बांसुरी बनती है या जिससे बरू कलम बनती है, मैं केवल वैसी हूँ। बहुत साल पहले इनफैक्ट मैंने ये रियलाइज किया अपनी लाइफ में। When I entered the service, I was also very ambitious like everybody else, but I realized that a lot of things are not in my control, and it is better to flow with the divine wisdom of the architect who has created this universe. And I think उससे मेरी लाइफ बहुत स्मूथ हो गई, उससे मेरी जीवन जीने की आसान हो गई बहुत, और फ्लूइड हो गई बहुत जिंदगी। तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। अमरनाथ यात्रा मैंने करी थी आई थिंक 2015 में, और 2016 में मैंने करी थी, एंड इट जस्ट हैपेंड ऑन इट्स ओन। मेरे 4 अलग अलग दोस्त थे जो एक दूसरे को नहीं जानते थे। ऐसी एक बात हुई, एंड वी सडनली बुक टिकट्स फॉर ऑल ऑफ देम एंड सेड कि नहीं तुम भी चल रहे हो, तुम भी चल रहे हो, है ना। एंड ऑल पीपल वी जस्ट वेंट एंड वी डिड दैट यात्रा। आफ्टर दैट आई थिंक समहाउ, जैसे मैंने कहा, मैंने एक बार अष्टवक्र गीता है, मैंने माय मदर हैड मेड मी रीड इट व्हेन आई वाज स्टिल वेरी यंग, एंड उसमें एक बहुत अच्छा उसका इंट्रोडक्टरी लाइन है, when the student is ready the teacher appears, when the student is ready the teacher appears, and when the student is ready the teacher disappears, है ना। तो वो मैंने हमेशा उस चीज को याद रखा अपनी जिंदगी में, और तो मेरे साथ चीजें ऐसी ही हुई हैं, अचानक हो गया सब कुछ, और तो अमरनाथ यात्रा भी वैसी ही हुई 2016 में, और 2020 में I kept getting these, what you say, I'm very intuitive at one level. कुछ premonitions भी हुए हैं बहुत बड़े जिंदगी में, तो उस तरह के मुझे साइंस कुछ आने लगे, और मुझे लगा कि शायद मुझे कैलाश यात्रा करनी चाहिए। और कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि वो कैलाश यात्रा कुछ लोगों ने करी हुई थी, वो मेरे ऑफिस में ही थे। मेरा मन था, उन्होंने मुझे बताया कि मैडम फॉर्म रिलीज हो गया है, आपको ऐसा लगता है हमें कि आपको ये कर लेना चाहिए, है ना। सो आई थिंक दीज वर ऑल मैसेजेस दैट हैपेंड, एंड दैट इज हाउ दिस यात्रा हैपेंड। द यात्रा, द अमरनाथ, द कैलाश यात्रा वाज a very very divine journey. It was a soul stirring journey, क्योंकि मैं एज लाइजन ऑफिसर गई थी। उसमें बड़ा एक मेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस था, और मैं ये उन सभी लोगों को कहना भी चाहती हूँ जो ये लोग सोचते हैं कि वो ये कर नहीं सकते, क्योंकि मैं कोई एथलीट नहीं हूँ, है ना, और मैं कोई बहुत मतलब इस तरह की कोई बहुत रेगुलर मैराथन रनर नहीं हूँ। बट मैंने, मेरे ग्रुप में 59 पीपल थे, विच इज द लार्जेस्ट ग्रुप दैट वी वर लीडिंग, और उसमें बहुत सारे लोग जो थे वो मैराथन रनर्स थे, बहुत सारे ट्रैकर्स थे, और किसी को चोट लगी, किसी को ऑक्सीजन लेना पड़ा, कोई कोलैप्स कर गया, बट मैं जो कुछ भी नहीं थी, एक बहुत ही मामूली सी इंसान थी। मुझे एक खरोंच तक भी पूरी जर्नी में, इट इज अ 200 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी ऑफ 21 डेज, और बहुत एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड की जर्नी है। 2 आपको पासेस इंडिया से चाइना में क्रॉस करना पड़ता है, लिपुलेक पास, और फिर चाइना में डोलमा पास आपको क्रॉस करना पड़ता है। बहुत स्टीप है, बहुत डिफिकल्ट टेरेन है, और आप सबके साथ शुरू करते हो, बट इतनी लंबी जर्नी होती है, एक दिन में 30-30 किलोमीटर आपको चलना होता है, अपहिल होता है, बहुत ट्रेचरस टेरेन होते हैं, झरने, पानी, तालाब, बड़े बड़े पत्थर, माउंटेन्स गिरते रहते हैं, उसके बीच से आपको निकल के जाना होता है। बट मुझे लगता है कि बस आप कई लंबे रास्ते ऐसे होते हैं जिसमें आप अकेले चलते रहते हो, बट कई मोड़ ऐसे आए जहां मुझे लगा कि मैं तो इतनी थकी हुई हूँ और मैं इतनी फास्ट चल पा रही हूँ, तो कोई एक विंड का झोंका आके आपको बहुत तेज ले जा पाया। तो मुझे लगता है कि वो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। एटलीस्ट मैं, अगर आज मुझसे पूछा जाए कि आपने वो यात्रा कैसे करी, तो मुझे नहीं पता वो मैंने यात्रा कैसे करी, बट मुझे करवानी थी बस होती ने, तो वो उसने पूरी यात्रा मुझे करा दी। मुझे केवल इतना पता था कि मुझे ये यात्रा करके वापस जो वहां का जल है वो लेके मेरी मदर को देना है। तो आई थिंक वो एक विचार था जिससे वो यात्रा मेरी पूरी हो गई।
और I think it will remain one of the most memorable yatras of my life, I think. मैम, हमारी एक फेलो मेंबर है सुनीता शर्मा जी, उन्हें अभी एक क्वेश्चन बॉक्स में आपके लिए डाला है कि क्या इस अमरनाथ यात्रा ने आपको चेंज किया, क्या आपके लाइफ पे कोई इम्पैक्ट डाला क्या? एक्चुअली मुझे तो लगा नहीं कि जैसी मैं थी वैसी मैं वापस आई, बट बहुत सारे लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया कि मैडम आप जब से कैलाश करके आए हैं तो आप एकदम बदल गए हो। तो आई रियली डोंट नो कि मेरे में क्या बदलाव आया, बिकॉज मैं तो जैसी थी, हाँ जरूर मैं बहुत पतली हो गई थी जब मैं वापस आई थी, but apart from the physical change, I didn't see any change because I think I was like that only. But सुनीता जी, जो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि देखो, ambition is not about aggression, है ना? You can be very very soft and soft and polite and yet be very very firm and committed to what you want to do, है ना? ये केवल एक ट्रांसफॉर्मेशन है कि आप अपने एम्बिशन को कैसे प्रेजेंट करते हो। मुझे बहुत सारे लोग कहते भी हैं इनफैक्ट कि मैडम आप तो हंसते हंसते जो है वो इतना मतलब पता ही नहीं चलता है कि आपने कब हमें ना कर दिया, आपने हंसते हंसते सब कर दिया। तो इट इज नॉट अबाउट बीइंग बाइटिंग, नॉट अबाउट बीइंग बिची, नॉट अबाउट बीइंग एंग्री, है ना? बिकॉज अक्सर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और हमारे जॉब्स में और इनफैक्ट इन एनी जॉब फॉर दैट मैटर, और ये भी चीज मुझे एक रिटायर्ड पटवारी ने एक बार बोली थी, हम लोग का, मैं एसडीओ थी तब ये बात आई। अजमेर में बहुत सारी लेडी एसडीओज अक्सर जाती हैं, लगाई जाती हैं, तो आई वाज आल्सो वन ऑफ द मेनी इन द लिस्ट। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैडम अक्सर हम देखते हैं कि जो महिलाएं बहुत गुस्सा करती हैं उनको अपना काम नहीं आता, है ना? इसलिए वो चिल्लाती हैं सबऑर्डिनेट्स पे, इसलिए वो फाइलें फेंक देती हैं। He had said that very early on and he was probably mentioning somebody and saying that, and मैंने उस दिन वो गांठ बांध दी। ये 20 साल पहले की बात है, जब मैं शुरू में नौकरी में पहली पोस्टिंग में थी। तो आई रियलाइज कि आई विल नेवर शाउट बिकॉज आई नो माई जॉब, है ना, एंड आई नो माई वर्क। आई विल नेवर शाउट एंड ट्रस्ट मी, यू कैन आस्क, चेक विद एनीबडी ऑन दिस, that I have never had to shout in my career at all, and still people say I have a very very strict, still people are scared of me for I don't know for what reason, people say you are pretty intimidating, but bina gussa kiye, because I think aggression is not required, and ambition, I don't know, ambition is also very very difficult to define. मतलब लोगों का पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट है। मैं अगर आपको एक घटना बताऊं अपने प्रोबेशन टाइम की, मेरे बहुत अच्छे बॉस थे एंड वो मेरे आज तक मेंटर हैं और उन्होंने मेरा बहुत सिर पे आशीर्वाद की तरह से हाथ रखा हमेशा, एंड मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा। वो मेरे फर्स्ट कलेक्टर थे, मैं जब प्रोबेशनर थी, एंड आई रियली रियली अडोर हिम एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ ग्रेट बॉस। तो एक बार मैं बहुत केटीपी कीन टाइप प्रोबेशनर होते हैं, तो मैंने उनको पूछा, सर व्हाट आर द गुड क्वालिटीज ऑफ अ सिविल सर्वेंट, है ना? बड़ा जेंडर न्यूट्रल सा सवाल था। तो वो हरियाणा से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने अपने वो हरियाणवी उसमें कहा कि देख छोरी, लड़का है तो डायनेमिक, आउटगोइंग, रिसोर्सफुल। तो मैंने कहा यार मैंने तो पूछा ही नहीं था क्वेश्चन की लड़का लड़की, मैंने तो केवल ऑफिसर पूछा था। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि रहा नहीं क्या, तो मैंने उनसे फिर पूछा, सर व्हाट आर द गुड क्वालिटीज ऑफ अ लेडी ऑफिसर, है ना? ये राजस्थान में भी बहुत होता है ना, महिला, पहली महिला कलेक्टर, दूसरी महिला कलेक्टर, प्रथम ये प्रथम वो। तो मैंने उनसे पूछा कि सर व्हाट आर द गुड क्वालिटीज ऑफ अ लेडी ऑफिसर, तो उन्होंने कहा हार्ड वर्किंग, ओबीडियंट एंड सिंसियर। ओके, तो फिर भी मुझसे नहीं रहा गया। फिर मैंने कहा तो मैंने फिर उनसे पूछा कि सर व्हाट इफ आई थिंक दैट आई एम ऑलरेडी, I am given to understand that I am already hardworking, obedient, and sincere. And people also have told me in my life that I am also, or I am capable of being resourceful, dynamic, and outgoing. तो उन्होंने मुझसे कहा कि देख छोरी, you want to be a homemaker or a home breaker? हाँ? तो मैं क्वालिटी ऑफ सिविल सर्वेंट पूछ रही हूँ, इसमें होम मेकिंग और होम ब्रेकिंग कहाँ से आ गया? Anyways, so, तो I was quite flabbergasted at that point in time कि ये क्या है। बहुत सालों बाद
5-6-7 साल बाद मैं हनुमानगढ़ जिले की प्रथम महिला कलेक्टर बनी, सो कॉल्ड प्रथम महिला कलेक्टर, और वो प्रभारी सचिव बन गए। तो वो प्रभारी सचिव, और हनुमानगढ़ इज नॉट अ इजी गोइंग डिस्ट्रिक्ट, इट्स अ टफ डिस्ट्रिक्ट, इट्स अ लॉ एंड ऑर्डर प्रोन डिस्ट्रिक्ट। तो वहां वो आए तो मेरे जहन में वो सवाल था कि इनसे पूछूं, अब क्योंकि मैं इस मतलब आजादी के इतने साल बाद मैं इस जिले की प्रथम महिला कलेक्टर बनी हूँ, डिफिकल्ट जिले की, तो इनसे पूछूं कि आज भी वो यही सोचते हैं मेरे बारे में या नहीं। तो मैंने उनको घर खाने पर बुलाया, जैसे आफ्टर द मीटिंग, तो मैंने उनसे पूछा कि सर आपको ध्यान पता नहीं है या नहीं, आपसे मैंने एक प्रश्न पूछा था कि व्हाट आर द गुड क्वालिटीज ऑफ अ सिविल सर्वेंट जब प्रोबेशन में थी, तो उनको याद नहीं था। तो मैंने कहा सर आपने मुझे उस समय ये जवाब दिया था, सर आप आज भी मेरे बारे में यही सोचते हैं क्या? तो ही टोल्ड मी कि देख छोरी, तेरे पर ये सब चीजें लागू नहीं होती हैं। तो you know, the crux of the matter is that it is not about ambition, है ना? And when you say ambition, you are always competing with somebody else, है ना? Your competitor. Your competition in life is only with yourself. It is your journey alone in life. You have come alone, you will go alone, है ना? You will not carry your competitors with you. So the idea is, and you cannot carry your name and fame, your anything. What you invest in your soul is what you will carry, if at all you have to ever come back into this world again, take a rebirth, depending on who believes in rebirth, who doesn't believe in rebirth. अगर इस धरती पे खुदा ना खास्ता वापस आना पड़ गया, तो जो आप अपने सोल पे इन्वेस्ट करे हो, है ना, अपने को एक दिन से दूसरे दिन में बेहतर बनाने में, वो चीज आपके साथ हमेशा ट्रैवल करेगी, और इट विल आल्सो ट्रैवल व्हेन यू कम बैक अगेन। एंड दैट इज व्हाई यू हैव चाइल्ड प्रोडिजी, है ना? यू हैव चाइल्ड प्रोडिजी जो आते ही 2 साल की उम्र में गीता या कुरान बोलने लग जाते हैं। वो इस जन्म के नहीं होते हैं उनके संस्कार, वो उस जन्म के होते हैं जो कैरी करके अपने वो लाए होते हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता हम में से किसी को वापस आना पड़ गया, द फर्स्ट एफर्ट इज नॉट टू कम बैक, but what if you have to come back? Then you should not come back as raw as you had gone, है ना? और साइंस में कहते हैं कि आप केवल 8% of the brain, even the most intelligent people in this world only utilize about 8 to maximum of 12% of their brain. And you know, there is so much more potential that we are not able to explore. तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि हमें इतना कुछ करना है दुनिया में, मेरे पास टाइम ही नहीं है दूसरे बंदे के बारे में बात करने का। मतलब आई एम सॉरी, I have no time for any of you. I have so much to do in my life. Where is the time for gossip? Where is the time for competition? Where is the time for envy? Because I have so much to do. If you ask me how is your daily routine, I really don't have time even to complete the list of things to do in my life. तो मेरे दूसरे के बारे में सोचने के लिए टाइम कहाँ से आएगा, मुझे नहीं समझ में आता। So ambition is to do better than yourself on a daily basis, I think. जी मैम, हमारी एक फेलो मेंबर है सुबुही अख्तर, she would like to ask some question from you. सुबुही, please unmute yourself. Good afternoon, ma'am. Hi, good afternoon. मैम, आपसे बात करके और इस वक्त एक रीड एंड मीट में मेरे को मैरियन विलियमसन की एक कोट याद आता है कि that when a woman rises up in glory, her energies are magnetic and her sense of possibility contagious. Hats off to you, मैम. आपको सिर्फ सुन के ही गूज़बम्स आ जाते हैं कि हम जो अभी करने का सोच भी रहे हैं, आप इतने पहले से कर चुके हैं, that you have already broken the glass ceilings, और हम अभी कर भी नहीं रहे। आपने अपने कॉन्वर्सेशन में अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हम बाइपोलर रोल्स और ये नहीं कर सकते, वी हैव टू स्टिक ट्रू टू आवरसेल्व्स। बट मैम, कहीं ना कहीं आपको ये बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि आप बाइपोलर ही नहीं, आई थिंक आप क्वाड्रीपोलर भी नहीं, आई थिंक पेंटीपोलर रोल्स में आप कहीं ना कहीं कर रहे हैं। कहाँ स्ट्राइकिंग डाउन ऑन सैंड एंड लिकर माफिया, इलीगल रोड कंस्ट्रक्शन जिसे कहते हैं ना, एक गॉड फादर गॉड मदर काइंड ऑफ अ रोल, वो एक बहुत बड़ा था अपने आप में, स्ट्रिक्टनेस थी। उसके साथ साथ अमरनाथ की यात्रा जो एक स्पिरिचुअल साइड दिखाती है आपकी, उसके साथ साथ एक क्रिएटिव साइड जिसे कहें कि आप एक लेखिका भी हैं और आप लिखती भी हैं। ये सारा करना आसान काम नहीं होता। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि पिछले कर्म के जन्म के कर्म आप लेके ही आई हैं, आप वो प्रोडिजी हैं।
मगर मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे बिकॉज ऑफ योर LSR एल्यूमनाई, आप उसके पार्ट में हैं, और आप बुक ऑथर कॉन्वर्सेशंस जो आपने शुरू किए सिविल सर्वेंट्स एंड सिविल सोसाइटी के लिए, जनरली हम लोग बहुत ही ड्राई समझते हैं कि अपना काम किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं सिविल सर्वेंट्स, और वो अपार्ट फ्रॉम अ कपल ऑफ प्रोफाइल्स बहुत से लोग इतने क्रिएटिव नहीं होते, उनके पास वक्त ही नहीं होता उस चीज़ को एक्सप्लोर करने का। तो आपने जब ये इस बात को मतलब मुहिम उठाया, ये चीजें आपने शुरू की, तो आपने इससे क्या पॉजिटिव चेंजेस देखे आप अपनी ही सिविल सोसाइटी, अपने सिविल सर्वेंट्स की सोसाइटी में और कम्युनिटी में, और आप क्यों इसको करना चाहते हैं, और आप हमें किस तरीके से इंगेज करना चाहिए, खासतौर पे क्योंकि मैं भी एक एजुकेटर हूँ, कहीं ना कहीं मार्केटिंग में हूँ, तो थोड़ा बहुत मैं भी जानती हूँ कि शब्दों की क्या अहमियत होती है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज की सोसाइटी में खासतौर पे इस तरह के कॉन्वर्सेशंस क्यों जरूरी हैं? I think too many questions in one conversation. I'll try and answer as many. But thank you, Shubhi. Thank you for your interest. All very lovely, very insightful questions you've asked me. So let's go back to the various roles that you have said. So without picking up on religion in a way, बट हिंदुइज्म में वो एक कहते हैं ना, इतने 33 करोड़ देवी देवता हैं, बट अल्टीमेटली अगर आप देखो तो सब वो एक ही हैं, है ना? So I think the roles that we play, or not just me, that all of you are playing. See, it is, for me, life is a journey, है ना? It is not a destination, because destination comes from a sense of ego. The same way ambition comes from a sense of ego, है ना? और ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से ऐसी थी, मैंने भी ट्रायल एंड एरर से गिर गिर के और हमेशा उठ उठ के इनको चीजों को देखा है। और जैसे हिंदी मूवीज होती है ना, उसमें वो एक दिखाते हैं ना, अपनी आत्मा के साथ कॉन्वर्सेशन होता है, वो आत्मा निकलती है और आपके साथ, तो वो that kind of conversation which in spirituality you say awareness, living in awareness, I think वो मैंने बड़ा अपनी लाइफ में देखा है कि मैं हमेशा I try and look at myself. और I think एक मैंने किताब पढ़ी थी, The Picture of Dorian Gray by if you have read it, Oscar Wilde है शायद उसके ऑथर। उसमें एक बड़ी अच्छी चीज है, उसमें ये कहते हैं कि वो एक बहुत ही इनोसेंट लड़की की एक तस्वीर बनाई गई थी एक आर्टिस्ट ने। वो लड़का जैसे जैसे डिग्रेड होता गया, उस लड़के के चेहरे में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बट उस पेंटिंग में जो है उसकी विकृतियां दिखाई देनी शुरू हो गई। मैं बहुत बचपन में मेरी मदर MA इंग्लिश कर रही थी, तो उनकी जो कोर्स बुक्स थी वो मैं और मेरी मदर दोनों पढ़ते थे और डिस्कशन करते थे। सो दैट्स हाउ आई रेड लॉट ऑफ लिटरेचर व्हेन आई वाज स्टिल स्टडीइंग। तो उसमें ये चीज मेरे दिमाग में बहुत स्ट्राइक कर गई, क्योंकि मुझे किसी ने बताया, जब हम ये ऑटोप्सीज करने जाते थे एज SDO एंड एज प्रोबेशनर्स, तो लोग कहते थे कि देखो जो पुलिस में लोग हैं उनके चेहरे जो हैं इतनी सारी चीजें करने के बाद बड़े सख्त हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ख्याल आया कि हम लोग कहीं ऐसा ना हो कि मैं जो हूँ एडमिनिस्ट्रेशन में रहते रहते इस तरह के काम करते करते मैं भी पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे बन जाऊं। सो that was a constant reminder to myself that I am just doing a job with full commitment and full passion, but I will remain the person, the human being that I am. So I think that is as far as the various roles go. And I think मैं कहीं ना कहीं थोड़ा क्यूरियस बच्चा थी, हमेशा से थोड़ा नॉटी बच्चा भी थी, तो मुझे बहुत सारी चीजों को जानने का एक आज मैं साइंस में हूँ, तो आई कीप टेलिंग पीपल हैव क्यूरियोसिटी, क्वेश्चन एवरीथिंग, inquire, do experiment. So I think as a child I would do all these things because somehow I was trained maybe into asking questions, even making complaints, being curious. तो वो सारी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो कहीं ना कहीं out of, they are all simply born out of my curiosity. And I am not interested in achieving anything. I am just interested in the process of writing, the process of talking to you, the process of maybe painting, the process of pickling. The process is what makes me most happy, है ना? And क्योंकि एलिजाबेथ गिलबर्ट ने मुझे बता दिया कि जैसे वो प्रोसेस खत्म होता है तो आपको लगता है अब मैं क्या करूं, है ना?
so that अब मैं क्या करूं to fill that void in your life, to keep doing something, to keeping yourself relevant for yourself. I think we keep doing these many things. So that answers your first question, I hope. The second question is that I realized over the years कहीं ना कहीं कि आदमी का समय बहुत कीमती होता है ना, और इस दुनिया में दूसरे को समय देना, एंड दिस आई लर्न ऑन माय जॉब, है ना, बिकॉज कई बार क्या होता है कि आप बहुत सारे लोगों का काम नहीं कर पाते हो, है ना, बट आप चाहते हो कि, क्योंकि देखो आप लोग जो है हमेशा सरकार को गाली देते हो, है ना, और हम सरकार के नुमाइंदे हैं, आपको हम कुछ भी कितना भी अच्छा करते हैं आपको पसंद नहीं आता, है ना, आप कोई ना कोई कमी उसमें निकाल ही देते हो। तो सोचो हमें डिप्रेशन होना चाहिए, क्योंकि हम कितना सुनते हैं, जो भी आता है वो कहता है मैडम आप तो ये आपने ये नहीं किया, इस सरकार ने ये नहीं किया। तो कहीं ना कहीं आई रियलाइज कि जब लोग हमारे पास आए, दिस इज माई in my last 20 years, from the experience that I gained in my last 20 years, now this is my motto in life, in the job, in the service that I do, that everybody who comes to my doorstep or to my office or wherever I meet them, because I am a public figure, their experience of interacting with me as the face of the government should be a very, very pleasurable experience. They should go back with good memories of having interacted with the government, because I may be a cog in the wheel, but I represent the face of the government in my capacity when I sit in my office. So मेरा केवल एक ही ध्येय है कि जो भी लोग आए वो कई बार लोग मुझे कहते हैं कि माना हम पहले जो हैं वो मिले थे और हमारा तो बड़ा बैड एक्सपीरियंस था, तो हम फिर मिले ही नहीं कभी। तो अरे जिंदगी में एक बार गिर जाओगे तो क्या गिर ही जाओगे, क्या उठोगे नहीं कभी? अगर एक बार किसी सरकार से आपका कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा तो दोबारा ट्राई नहीं करोगे। अगर दोबारा ट्राई नहीं करोगे तो आपको कोई हक नहीं है कि आप भाषण दो अपने बच्चों को या किसी को भी अपने घर में कि बेटा कोई बात नहीं, इस बार ठीक नहीं हुआ तो अगली बार मेहनत कर लेना, because that also applies to us, and that is why I said we cannot be bipolar. If we don't have a good experience with anybody, we have to keep trying till we teach that other person to give us that good experience, है ना। तो ये जो हम IAS लिटरेरी सोसाइटी में करते हैं या DST में हम बहुत सारे वेबिनार्स करते हैं या बुक ऑथर कॉन्वर्सेशंस करते हैं, मुझे ऐसा लगता था क्योंकि लोगों का सरकार के प्रति जो है वो जानते नहीं थे, एक्सेस नहीं था उनको, अवेलेबिलिटी नहीं थी, उनको लगता है कि हम लोग कोई पता नहीं बहुत बड़े लोग हैं तो हमसे मिल नहीं सकते, कैसे मिलें, हमसे बात कैसे करें, पता नहीं हम अच्छी तरह से बात करेंगे या अपनी अफसर शाही में उनसे ढंग से बात नहीं करेंगे। तो आई थिंक इन सब चीजों को ब्रेक करने का, ये जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं, जिस तरह के डिप्रेशन के बारे में स्टीरियोटाइप्स होते हैं, उस समय सरकार और सरकारी अफसरों के बारे में भी स्टीरियोटाइप्स होते हैं, और ये सारी जो चीजें हैं अज्ञान और नहीं जान पाने की वजह से होते हैं। तो इन सबको दूर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म हमें मुहैया कराया गया। तो मुझे लगा कि हमें जो है सिविल सोसाइटी और सिविल सर्वेंट्स को एक जो सरकारी दायरा है उसके बाहर कुछ ज्ञान और विज्ञान की बातों के माध्यम से जुड़ाव का मौका होना चाहिए। कोविड से पहले हम इस तरह के फिजिकल कार्यक्रम करते थे जिसमें हम लोगों को बुलाते थे और लोग आते थे, टेक्नो हब में हमारे कार्यक्रम होते थे। और अब क्योंकि कोविड है और कोविड में एक सर्टेन फिजिकल डिस्टेंसिंग की लिमिटेशंस हैं, तो अब वही कार्यक्रम हम जो है प्लेटफॉर्म, टेक प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि टेक प्लेटफॉर्म पे आउटरीच बहुत ज्यादा है। जो हमारे 150 लोग 200 लोग हमारे कार्यक्रम पहले देखा करते थे, अब वो 8000 9000 लोग देखते हैं। तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन जो है वो बना रहना चाहिए विषयों पर और लोगों के बीच में, और उसी से मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं और एक दूसरे के करीब आते हैं। और क्योंकि हम लोग सब जो हैं एक ही हैं। जब मैं किसी दुकान पे सब्जी खरीदने या राशन खरीदने जाती हूँ तो मैं खरीदार होती हूँ, दुकानदार अपनी कुर्सी पे बैठा होता है ना। तो मैं एक ही जगह केवल जो है अपनी कुर्सी पे ही केवल अधिकार रखूं, बाकी सब जगह मैं कुर्सी टेबल की दूसरी तरफ होती हूँ। तो ये रियलाइजेशन आ जाता है तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है और आप लोगों से बात करते हो। तो मुझे लगता है कि लोगों से जब जुड़ाव होता है तो वो ज्यादा, उससे काम ज्यादा आसान हो जाता है, सरकार का काम भी उससे बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। मैम मैं बस इस बात को इसी से कंक्लूड करूंगी कि एक औरत जो है एक फुल सर्कल होती है, क्रिएशन, नर्चर, ट्रांसफॉर्मेशन। आपने वो सारे आयाम हमें दिखा दिए, एक रोड मैप हमें दिखा दिया। हम
कोशिश तो यही रहेगी कि आप इंस्पिरेशन है और हम भी इस तरीके से अपने आप को कर सकें, फ्रॉम क्रिएटिविटी टू नर्चरिंग दैट क्रिएटिविटी एंड टू ट्रांसफॉर्म सर्टेन माइंडसेट्स। अगर हम जरा सा भी सक्सेसफुल हो पाए इस मामले में तो आपको जरूर इस बात का श्रेय देंगे। आज तो मैं जरूर तो देना चाहूंगी कि अगर मैं कुछ भी कर पाई तो आपसे बहुत सीख लेके जा रही हूँ। थैंक यू सो मच। Thank you so much. But I'm still on my own journey. I'm still not completed the circle. I know. थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच मैम। क्योंकि मैम 40 वुमेन विंग हमारा जो है ये एक टोटली बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, तो थोड़ी सी व्यापार की संबंधी बातें भी हो जाएं। आपसे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है वैसे सुनना और समझना, आगे भी सुनते रहेंगे। पर अभी हमारी फेलो मेंबर है, उनका क्वेश्चन है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में डीएसटी कैसे मदद कर सकता है? So thank you. That is a very, very pet question that I'm often asked, and I'm very, very happy to answer it for everybody. So the department deals with two very big acts. One is the intellectual property rights, entire regime of intellectual property rights. और कोविड के दौरान अगर आप हमारे DST वेबसाइट को या हमारे DST फेसबुक पेज को फॉलो कर रहे थे, तो हमने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो टाइफैक हो या सिपैम हो या इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारे लॉ के लोग हों या NLU में हमारे लॉ के प्रोफेसर्स हों या हमारे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो FAO है उनके एक्सपर्ट्स हों, UNDP के एक्सपर्ट्स हों, इन सब एक्सपर्ट्स के माध्यम से हमने बहुत सारे वेबिनार्स ऑन वेरी स्पेशलाइज्ड topics, के बाद इंडस्ट्रियल डिजाइन has become very important, आर्टिजान्स एंड क्राफ्ट्समैन के हिसाब से अगर हम देखें तो अभी टाइम आ गया है, हमने ट्राइफेड के साथ भी लेक्चर्स किए हैं, तो अभी टाइम आ गया है कि हम उसी तरह से जो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में रॉयल्टी शेयरिंग रिजीम है पोस्ट GI या पोस्ट पेटेंट, उनके माध्यम से हम रेवेन्यू रिजीम्स के बारे में बात करें, ताकि जिस तरह से जिस तरह से हमारे रेंटल पैसिव रेंटल इनकम बाकी लोग जनरेट करते हैं, जैसे हमारे लैंडलॉर्ड्स हैं, उसी तरह की फैसिलिटी हम आपके पेटेंटिंग के माध्यम से, जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स के माध्यम से अपने आर्टिजान्स एंड क्राफ्ट्स पीपल को एक्सटेंड कर सकें। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारे DST में एक सेंटर चलता है, सेल चलता है, जो एक सीनियर साइंटिस्ट है मैडम गुंजन, वो रन करते हैं, जिसको हम पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर कहते हैं। जब मैंने ये डिपार्टमेंट 1 साल पहले ज्वाइन किया था तो हमने एक सभी यूनिवर्सिटीज का ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया था। उस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में और अभी हाल ही में हमने जो हमारा कमिश्नर इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ भी एक IPR के ऊपर प्रोग्राम किया है, क्योंकि हमें MSME जो मिनिस्ट्री है उसने हमें एक इंडस्ट्री के लिए पेटेंट करने के लिए, पेटेंट की पूरी इन्वेंटरी डिजाइन करने के लिए एक स्कीम हमें दी है, जिसमें वो फुल फंडेड होगी बाय MSME डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसके लिए हमने उनके साथ ओरिएंटेशन प्रोग्राम और कैसे अपने DIC के लोगों को हम ट्रेन करें। आने वाले समय में आप देख रहे हो कि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स आपको पब्लिक प्लेसेस में, कमर्शियल स्पेसेस में, ऑफिसेज में, ट्रांसपोर्टेशन में आपको करने होंगे। तो इंडस्ट्रियल डिजाइन विल बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी एक लेसर टच्ड एस्पेक्ट था हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। दूसरा, सरकार का जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट वर्टिकल होता है, जिसे हम पॉलिसी मेकिंग वर्टिकल कहते हैं, तो हम लोगों ने पिछले साल 2019 में एक IPR पॉलिसी निकाली, स्टेट की IPR पॉलिसी गाइडलाइंस निकाली हम लोगों ने। उसके अलावा हमने यूनिवर्सिटीज में किस तरह से रिसर्चर्स जो हैं वो अपनी रिसर्च को बिना यूनिवर्सिटी के दखल के साथ या बिना किसी एक्सप्लॉयटेशन के साथ वो कर सकें, किस तरह से फंडिंग कहाँ से आती है, एक्सटर्नल सोर्सेस से आती है, यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है या DST प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट पब्लिक फंडिंग से आती है, पेटेंट प्रोटेक्शन एंड पेटेंट रॉयल्टी मैट्रिक्स के बारे में हमने गाइडलाइन जो है। I thought there was an echo. Yes. Yeah. So then what we also did is we shared this scheme with various universities. Lot of universities have in fact
adopted our version of the matrix, which they find is much better than the version which was prevailing earlier, which is a very very good thing for the department. और दूसरी चीज ये है कि हमने पिछले साल जो है ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, मतलब कि जो हमारे लॉ के फैकल्टी है, जो हमारे जर्नलिज्म के फैकल्टी हैं, जो हमारे साइंस के फैकल्टी के लोग हैं, उन सबको विभिन्न यूनिवर्सिटी से हमने एक साथ बुला के उनको हमने सीरीज ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स की हमने ट्रेनिंग दी, ताकि वो अपने अपनी यूनिवर्सिटी में एक PIC खोल सके, विच इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सेल। तो उससे क्या होगा, जो बच्चे वहां पर इनोवेशन करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, उसको पेटेंटिंग में उनको मदद मिल सके। And you know that everybody today is either writing something, generating an idea, and जो हमारे classical 4 factors of production थे पहले ना, land, capital, labor और enterprise, उसमें अभी technology और ideation बड़े factors हो गए हैं। और जब हम ideation की बात करते हैं, technology की बात करते हैं, तो intellectual property rights अपने आप में बहुत बड़ी चीज हो जाती है, because वो revenue generate कर सकती है आपके future में। आपको पता है क्या कि अगर कोई लेखक किताब लिखता है तो उसको 100 साल तक उससे रॉयल्टी मिलती है, और उसकी 7 पीढ़ियों को उसके गुजर जाने के बाद उसकी रॉयल्टी जो है ऑटोमेटिकली आती है। If you can generate that, I have a feeling that Sighu Akhtar is writing and making a note that I must write a book now. Yeah. Okay. So if you can generate so much of royalty from a successful book, imagine what you can do from an idea whose time has come and which is implemented well. Because government is investing very very heavily now in startups. And आपको ध्यान होगा, अभी हमने 30th और 31st को एक स्ट्राइड कॉन्फ्रेंस किया था हमारे डिपार्टमेंट का, जिसमें हमने साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइन, डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइज के बारे में हमने बात करी थी, जिसमें हमारे भारत सरकार के जो DPIIT के सचिव हैं, उन्होंने बताया था कि एक कैबिनेट नोट पुट अप हुआ है अभी भारत सरकार में, जहां पर स्टार्टअप्स को नर्चर करने के लिए एट द सीड लेवल, है ना, मतलब जब दिमाग में उनके एक लट्टू जलता है और आइडिया आता है कि हाँ ये आइडिया जो है स्टार्टअप में, उस लेवल पर फंडिंग करने के लिए they have put up a cabinet note in which credit guarantee loans will be given to such people to then move from seeding of an idea to developing a prototype and then testing a minimum value pilot and then finally commercializing that pilot. तो गवर्नमेंट बहुत कुछ इसमें कर रही है। हमें भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं डिपार्टमेंट के बारे में जानने के लिए, उनसे मेरा बड़ा हम्बल सा रिक्वेस्ट है कि हमारी DST की जो वेबसाइट है, हमारी भी और भारत सरकार की भी, उसको एक बार अच्छी तरह से पढ़ें, बिकॉज देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड आई कैन टेल यू दैट देयर इज नो डर्थ ऑफ मनी, है ना। बिकॉज मुझे पता है कि अगला सवाल ये हो सकता है कि मैडम ये तो बहुत अच्छा है, बट आप पैसा क्या दे सकते हैं हमें स्टार्टअप के लिए, तो मैं उसको क्वेश्चन है मैम, आप बताइए। तो मैं सोच रही थी क्वेश्चन मेरे पहले मैंने सीरियसली आप बता रहे थे उस दौरान भेजा, तो मैं सोच रही थी अब मैं आगे पूछूं या नहीं, पर आप पर मैं क्वेश्चन बोलती तो कंटिन्यू रहने बार ये क्वेश्चन बताती तो आया है। वो बोल रही मेरी मेंबर ने बोला आप इनसे पूछो एक बार मैम से, किसी प्रोडक्ट को स्केल अप करने के लिए या मतलब और रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए फंडिंग सहित मतलब दूसरी किस तरीके की मदद DST मतलब कैसे हेल्पफुल रह सकता है? ये सरकार से कोई भी ऐसी थ्रू की बात करता है, वो सरकार से ये जानना चाहता है कि सरकार फाइनेंशियल हेल्प कर सकती है। सो 2 साल में ये भी मैंने सीख लिया है। So I have to tell you, please also understand that why we fail to work with the government and why our experiences is not a good experience. Are there 2 reasons for it. One reason is that we don't read up what that department does, and we go with half-baked information and half-baked understanding. तो सबसे पहले तो मेरा रिक्वेस्ट जो मैंने आपसे किया कि आप पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि भारत सरकार और हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है, उसमें लगभग 7 एक डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज हैं जो साइंस का काम करती हैं, है ना, जो साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हैं। दे आर लाइक द को-ज्वाइंट 7 सिस्टर्स, है ना। तो आपके भारत सरकार में DST है, विच इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो जिसका काउंटर पार्ट स्टेट में हम लोग हैं।
उसी तरह से भारत सरकार में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, विच हैज सिटिंग ओवर ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी रेडी टू बी गिवन, है ना, एंड उनका कमिटमेंट है कि वो 5 बिग ग्रांट्स हमें देंगे। एक अभी अप्लाई हुआ है बहुत बड़ा हमारे स्टेट की तरफ से, हमने बायरा के साथ MOU साइन किया है, तो लॉट ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर्स विल फ्लो इनटू द स्टेट। तो इकोसिस्टम से बहुत सारी चीजें होती हैं। दूसरा आपका DPIIT है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड इंटरनल ट्रेड, उसके पास स्टार्टअप्स का पूरा काम है, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का पूरा काम है। फिर MITI है आपकी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो भी यही काम करती है, पॉलिसी आर्किटेक्चर प्रोवाइड करती है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है, मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस है, और आप देख रहे हो अभी स्पेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमर्शियल सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को खोला है। सो लॉट ऑफ स्टार्टअप्स, देयर विल बी अ स्कोप फॉर लॉट ऑफ स्टार्टअप। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि STIP पॉलिसी 2020, विच इज द साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020, वो अभी बन गई है। और मैं आपको बहुत रिक्वेस्ट करूंगी कि STIP पॉलिसी का जो ट्विटर हैंडल है उसको फॉलो करो, बिकॉज वो आप सब लोगों से पूछ रहा है कि आप क्या चाहते हो उस पॉलिसी में। STIP मैम, हाँ, STIP 2020 पॉलिसी। और ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर के ऑफिस से जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं डॉक्टर विजय राघवन साहब, उनके वहां से ये पूरी चीज स्पीयर हेड हो रही है। एंड अभी जिसे कहते हैं पब्लिक कंसल्टेशन मोड में है, स्टेट कंसल्टेशन तो हमारे साथ चल ही रहे हैं, बट आप सब लोग जो पब्लिक के लोग हैं उनसे भी राय मांगी जा रही है, उनसे भी क्वेश्चनर्स भेजे जा रहे हैं। तो मेरा तो बड़ा रिक्वेस्ट है कि आप वो भी देखें। अब एक बात करते हैं मोटे पैसे की, जो आप लोग जिसकी तरफ अभी सुन रहे हैं उत्सुकता से। मैम सीरियसली यही मतलब सारे क्वेश्चन अभी जो आ रहे हैं ना, now is the time that you must focus and listen to the amount which is available in government of India, in these 7 ministries and departments and 70 autonomous institutions, the premier research institutions of the country like CSIR, ICAR, ICMR, DSIR, DARE, DARE, you name the institutions, and they are all on the website, है ना, BioConnect, BioNest, DBT के। ये मुझे 3 महीने लगे थे एक इंस्टीट्यूशन के बारे में जानने का कि कौन कहाँ बैठता है, किसमें क्या आदमी बैठता है, किसके पास कितना पैसा है। So to tell you, between Government of India and Government of Rajasthan, together we have 60,000 crores of rupees. I mean, you can count the zeros and somebody can do that quick job. I think Madam Akhtar can do that quick job. Go to the Google. 60,000 crore rupees is what is available between Government of India and Government of Rajasthan in the realm of science, technology, research, innovation. And if you are not able to utilize this money, and you know, COVID-19, what COVID-19 has done is something remarkable. It has brought home the point that science, technology, research, and innovation will be the solution providers for all your issues arising out of this health pandemic, right? And this is exactly what is happening. And इतना स्कोप है अभी कि आप लोग ये पैसा खर्च नहीं कर पाओगे। तो मेरा तो आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, चाहे वो साइंस के बच्चे हों जो स्कूलों में पढ़ते हों, है ना, चाहे वो यंग गर्ल्स हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो यंग रिसर्चर्स हों, there is no dearth of schemes, there is no dearth of incentives, there is no dearth of money, there is no dearth of policy, and in this department there is extreme flexibility to do a lot of policy making. हम अभी ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ काम कर रहे हैं, है ना, ड्रोन्स पे। अभी हम स्टार्टअप वालों के साथ काम कर रहे हैं। हमने 5 कोहोर्ट्स बनाए हैं, हम डिजाइन कोहोर्ट के साथ काम कर रहे हैं। अभी हमारी 6ठी मीटिंग उसकी हुई थी। हम एक डिजाइन कॉन्क्लाव कर रहे हैं 1 जुलाई को, एंड दिस इज समथिंग दैट विल इंटरेस्ट यू ऑल। 1 जुलाई को हम लोग नारी विज्ञान उत्सव कर रहे हैं। बेसिकली जो हमारे हिंदुस्तान की वो महिलाएं थी जिनको हम लोग विज्ञान की वंडर विमेन कह सकते हैं, जिन्होंने विज्ञान में बहुत सारा अपना कंट्रीब्यूशन किया, चाहे वो ज्योतिबा फुले मैडम हो, चाहे वो इरावती कारवे हो जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी, जिन्होंने बहुत अच्छी जो ऑथर भी थी,
तो इस तरह के हमारे सारे जो हमारी बड़ी विज्ञान में बड़े नाम है, महिलाओं के जो हमारे नाम है, उन सब महिलाओं के ऊपर जो 21st सेंचुरी की हमारी बिग साइंटिस्ट हैं, विमेन साइंटिस्ट हैं, वो उनकी जीवनी से हमारे को परिचित कराएंगे, है ना। So there will be different sessions on women in chemistry, women in biology, women in mathematics, women in engineering. So the women of the 21st century will talk of the pioneering women from India from the 19th century, maybe even earlier, and give you a flavor of what India has been doing as far as the women power is concerned, because हम भूल गए हैं अपनी महिलाओं की शक्तियों को। और आप अगर स्पिरिचुअलिटी में देखो तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि बिना पार्वती के शिव जी जो थे वो सांसारिक जीवन में कुछ भी करने में सक्षम नहीं हो सकते थे, है ना। तो पार्वती उनकी शक्ति है ना। सो यू आर दैट शक्ति। एंड कहते भी है ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन standing him and motivating him, supporting him, or pulling his leg. So that is the amount of money that we have, and that is the amount is available. Only thing, I think, the hard work on your end to come up with good quality research proposals and to pitch for the money, that is what is lacking. And I'm waiting to hear from all of you to find that all the curiosity. No, I know, we are coming to you. So all that curiosity should get translated. And एक आखिरी बात मैं कह दूं कि एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल वही होता है जो एक समाज की कोर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ बढ़ता है ना। तो आई थिंक व्हेन यू सबमिट योर प्रपोजल्स यू मस्ट थिंक ऑफ a problem can be solved small and the solution can be simple, है ना, but it should have relevance to society. That is what we call translational research. And उस तरह के proposals आएंगे तो I'll be very very happy to support. We will have a expert evaluations. We will also do peer evaluation. तो हम लोग peer expert दोनों करते हैं ताकि full transparency के साथ जो है और फुल आपके सेटिस्फैक्शन के साथ आप लोग वापस जा सके कि भाई हमारा सिलेक्शन हुआ तो इसलिए हुआ और नहीं हुआ तो इसलिए नहीं। मतलब पूरी तैयारी के साथ आपके पास आया जाए प्रॉपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ, तो मतलब वही है मदद की। ओवर टू यू नेहा। थैंक यू ललिता मैम। इतने सारे क्वेश्चंस हम डीएसटी से रिलेटेड लाए थे। मैं फर्स्ट क्वेश्चन में ही सबका जवाब दे दिया कि तुम लोग ढूंढ ढूंढ के आओ, ऐसा नहीं है कि आके बैठ के कुछ भी कुछ पूछते जाओ। मैम स्टिल फिर भी हम पूछेंगे कि मैम स्कीम्स फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन डीएसटी, हाउ आर यू प्रमोटिंग वुमेन एंटरप्राइजेस एंड स्टार्टअप्स? ओके। एंड 1 जुलाई को जो आप इनिशिएटिव ले रहे हैं विमेंस के लिए, उससे 40 विमेन विंग कैसे जुड़ सकता है मैम? ये दोनों चीजें। Okay. So you can view our program on our Facebook page. It is a tripartite collaboration between Indian Academy of Sciences at Bengaluru, जिसके president हैं प्रोफेसर पार्था मजूमदार जी, और हमारा DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और हमारा जो IES लिटरेरी सोसाइटी ऑफ राजस्थान है। तो हम तीनों ने पार्टनर किया है इसको और हम ये आपके सामने लाने वाले हैं। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन ऑन द फेसबुक पेज एंड वॉच व्हिचएवर सेशन इज ऑफ इंटरेस्ट टू यू। दैट इज वन थिंग। द सेकंड इज, आपने पूछा कि हम महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था कॉल्ड हर एंड नाउ। हाँ, so it was a Ministry of Skill Development and GIZ, which is a German partnership, and DST, Government of Rajasthan. तो वो 3 ही स्टेट्स थे पूरे कंट्री में जिसके लिए लॉन्च किया गया था, असम, तेलंगाना एंड राजस्थान। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो तेलंगाना में वो प्रोग्राम ऑलरेडी लॉन्च हो चुका था, फिर हमने उसको जो है राजस्थान में लॉन्च किया। तो इस साइंस की सबसे खूबसूरती क्या है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाई मोर एंड मोर विमेन शुड डू साइंस, बिकॉज देयर आर वेरी लेस विमेन इन साइंस। अगर हम महिलाओं का रेशो साइंस में देखें, जो स्टेम फील्ड्स हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन एंड मैथमेटिक्स,
So we will find that majority of the women either do something which is called basic and applied sciences or they do engineering, right? और engineering में शादी करने के बाद the dropout percentage of women is around 14%, which is the highest, है ना? Because फिर शादी के बाद engineering का profession पता नहीं महिलाओं के लिए समाज जो है उसको उस दृष्टि से नहीं देख पाता. बट अगर हम देखें कि साइंस में जो पीएचडीज होती हैं, 24,000 पीएचडी साइंस में हर साल भारत से होती हैं, अगर उसमें हम महिलाओं का प्रतिशत देखें तो वो महिलाओं का प्रतिशत जो है बाकी सब साइंस की फील्ड में पुरुषों से ज्यादा है. क्योंकि ये भी एक समाज में धारणा है कि महिलाएं जो है पीएचडी घर बैठे कर सकती हैं, है ना, तो आसानी से अपने वर्क लाइफ बैलेंस वाली जो चीज है, इसमें महिलाओं को पीएचडी तो साइंस में करने देते हैं, बट डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या मैथमेटिशियन या स्टैटिस्टिशियन बनना है, तो उसके लिए या उस तरह की नौकरी करनी है, तो उस तरह का साइंस में बहुत ज्यादा रुचि नहीं देखते. तो अगर आप मैट्रिमोनियल एड्स भी देखें तो जब होमली वाइफ को प्रोफेशनल वाइफ चाहिए होती है तो वो स्कूल टीचर, प्रोफेसर, ये सब तो एक्सेप्टेबल होती है, बट कोई डायनामिक से जॉब वालों में थोड़ा आम लेवल पर थोड़ा एक मुश्किल होता है. बहुत सारे पुरुष भी देख रहे हैं ये हमारा कार्यक्रम, जैसा कि मैं स्क्रीन पर देख सकती हूँ. तो मेरा तो ये आग्रह है कि महिलाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटीज बढ़ने के लिए मिलनी चाहिए, ताकि जो भी वो करना चाहती हैं एज पर द एप्टीट्यूड वो कर सकें. तो हम लोग बात कर रहे थे कि हमने महिलाओं के लिए क्या किया. तो स्टार्टअप्स में हमने स्टार्टअप ओएसिस के साथ हर एंड नाउ प्रोग्राम लॉन्च किया, जो एक अपने एक अच्छी दिशा की तरफ बढ़ गया. उन्होंने कई चीजें इसके अंदर करी, जैसे कि क्राफ्ट कैटापल्ट उन्होंने शुरू किया. राजस्थान में बहुत सारा हैंडीक्राफ्ट, बहुत सारा फर्नीचर क्राफ्ट और बहुत सारा टेक्सटाइल से रिलेटेड क्राफ्ट होता है, उस तरह की बहुत महिलाएं हैं. तो उनके लिए जो है क्राफ्ट कैटापल्ट किया गया. और मुझे ध्यान है क्योंकि हमारे डिजाइन कोहोर्ट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिजाइन है, तो वो वहां पर उन्होंने किया. तो देखो स्टार्टअप्स महिलाओं के लिए कैसे खूबसूरत है, क्यों इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि वो उनको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है अपने घर से ऑपरेट करने का, है ना. जो वर्क लाइफ बैलेंस की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अब कोविड के टाइम में आपने देखा है कि वर्क फ्रॉम होम हो गया है, तो आई एम होपिंग कि वर्क फ्रॉम होम से जेंडर इक्वालिटी, जेंडर पैरिटी को भी थोड़ा सा इम्पीटस, आई एम होपिंग कि इम्पीटस मिलेगा, क्योंकि लोग अपने अपने घरों से काम कर सकेंगे. उनको अपने स्टेट की बाउंड्रीज लांग के मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाके नौकरी नहीं करनी पड़ेगी. आप वर्क फ्रॉम होम अपने गांव से बैठ के भी आप वर्क फ्रॉम होम कर पाएंगे. तो ये तो एक कार्यक्रम हो गया, विच इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सपोर्टेड प्रोग्राम. दूसरी एक बहुत अच्छी चीज है कि हम अपने पीआईसी सेंटर के अंडर जो महिलाएं मिड करियर लेवल पर किसी वजह से शादी करने के बाद या चाइल्ड बर्थ के बाद जिन्होंने एक अपना ब्रेक लिया अपने जॉब से, एंड दे वांट टू गेट बैक टू देयर वर्क्स, बट दे कैन नॉट गेट बैक टू देयर वर्क्स इन द सेम प्रोफाइल इन विच दे वर अर्निंग, बिकॉज एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या एक समाज में अगर आप ब्रेक लेते हो तो कहीं ना कहीं यू नो लैग बिहाइंड. ऐसा समाज का सोचना है, मेरा नहीं. तो उस तरह की चीज को मिटाने के लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसमें प्रोग्राम ऑलरेडी है बट उसको हम थोड़ा तवज्जो ज्यादा दे रहे हैं, जिसमें हम ऐसी विमेन जो किसी भी साइंस स्ट्रीम से हैं या जर्नलिज्म स्ट्रीम से हैं या लॉ स्ट्रीम से हैं, उनको हम रीट्रेन कर रहे हैं, रीस्किल. बिकॉज कोविड में हम इनफैक्ट ये कोविड से पहले भी कर रहे थे, हम उनको रीस्किलिंग कर रहे हैं पेटेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर बनने के लिए. तो वो क्या करेगा कि वो उनको कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब भी मिल सकते हैं, लीगल सेक्टर में जॉब्स भी मिल सकते हैं, और अगर वो जॉब्स नहीं करना चाहती हैं तो वो स्टैंड अलोन अपना खुद का प्रोफेशन, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं, उसी तरह से एक छोटा सा एग्जाम पास करने के बाद पेटेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर बन सकती हैं. और प्रायर आर्ट सर्च का काम जो पेटेंट्स यूनिवर्सिटीज में या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में फाइल होते हैं उनके लिए वो असिस्ट कर सकती हैं. तो ये हमारे दो बड़े प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम हेल्प करते हैं. दूसरे डेफिनेटली जो भी विमेन हैं जिन्होंने रिसर्च किया है और रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहते हैं या रिसर्च प्रपोजल करना चाहते हैं या साइंस कम्युनिकेशन में कोई काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस के प्रपोजल्स हैं, बहुत सारे वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करने के प्रपोजल्स हैं. उसके लिए हम फंडिंग देते हैं, फुल फंडिंग देते हैं हम लोग.
तीन तरह की फंडिंग है, स्टेट लेवल फंडिंग है, नेशनल लेवल फंडिंग है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस की इंटरनेशनल लेवल फंडिंग है। रिसर्च के प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं कोई, उसके लिए हम पैसा देते हैं। स्टार्टअप्स के लिए ऑफ कोर्स हम राइट फ्रॉम सीडिंग टू सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के लिए हम इंस्टीट्यूशंस को पैसा देते हैं, जिसमें हमारी दो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, निधि प्रयास स्कीम और टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर। अगर कोई बहुत बड़ी लेवल पर लॉन्ग जेस्टेशन रिसर्च करना चाहता है, बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च करना चाहता है, तो उसके लिए हमारे पास बिग ग्रांट है विच इज बायरैक इनिशिएटिव ग्रांट, जिसमें 50 लाख से लेके 2 करोड़ तक इंडिविजुअल लेवल पर आपको पैसा मिल सकता है। तो स्कीम्स तो बहुत सारी हैं, बट उन स्कीम्स को आप किस तरह से अप्लाई करते हैं और किस तरह से उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास एक क्लैरिटी ऑफ प्रपोजल होना चाहिए। वो प्रपोजल आपके पास होगा तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू टेक बेनिफिट ऑफ ऑल दीज स्कीम्स दैट वी हैव इन द डिपार्टमेंट। मैम, हमारे साथ हमारी एक फोरम मेंबर है सुनीता शर्मा जी, डॉक्टर सुनीता शर्मा जी, वो जुड़े हैं and she want to ask a question. Good evening, ma'am. I am academically a doctor. Worked as a businessman for 20 years, and then after that, now I got back into working with NGOs as a volunteer doctor. So in last 2 years, I have moved towards project working with the environment. So since अभी हम बात ही कर रहे थे ना, तो we were मतलब for last 1 year हम explore कर रहे थे drone seeding for forestation projects, right? लेकिन उसके लिए मतलब लाइक जैसे मैं नेहा से भी बात कर रही थी कि एज अ 40 प्लेटफॉर्म हम गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करें कि कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिनको हम अप्रोच कर सकें फॉर अ वेरी प्रॉम्प्ट फॉलो अप और दिस थिंग, यू नो, जैसे अभी आपने बताया ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट है। सो फॉर अ कॉमनर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नो कि हम कहाँ जाएं. So one question is related to that. Let's say, this project of mine, which is the drone seeding, it's a large scale project. It involves couple of departments. तो हमने कैसे उसको approach करना है, don't know. So one is that. Second question again related to your personal journey is that, all through this you must have gone through all the highs and lows as a professional, as a personal level. But how do you separate yourself from all these roles and being your own self on a daily basis? Okay. Or from moment to moment? Okay. So thank you, Dr. Sharma. I will answer your professional question first. See, if you want to work in the field of environment and forestry, we also have collaborated with the current PCCF sir, Dr. Reddy, and we are working. He is the chairman of the Rajasthan State Biodiversity Board, and we are working with him. We have launched a fellowship for postgraduate MSc students for 2 months, which is a fully paid fellowship for taking up a project on biodiversity. This fellowship was set up early this year, and it has already been dispersed. The first list of successful candidates, about 10 was the number that we had decided. It has already been declared and it has been put up on the website. I think last month it was done. And the money will be paid in installments as per the work that they do in the internship. हम लोग का एक क्लाइमेट चेंज सेल भी है. हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ बहुत क्लोजली वर्क करते हैं. ट्राइबल्स के साथ हम लोग अभी काम करना शुरू कर रहे हैं विद ट्राइफेड. So you can either approach us or you can approach the forest department. Dr. Reddy, he is the principal chief conservator of forest, and he's a very, very nice guy, and very senior officer. But we work very much in collaboration, and we can help you. Just send us an email or a message, and we'll be happy to put you depending on what your project is. But I would like you to know. The reason for connecting, you should have a concrete thing that this is the project, yes, and why we want to connect to the department. Tell us the department. So it will be like a quiz question. We'll send you the name of the department. We'll send you the coordinates. So that is as far as your first question is concerned. Now on the more personal part of the journey,
आई डोंट नो, सी हम लोग अभिमन्यु तो नहीं थे, है ना, हम लोग तो सब बाद में पैदा होने के बाद वी हैव लर्न फ्रॉम द वर्ल्ड slowly from our experiences, and I think sometimes when the world is cruel, it makes you cruel and callous, it makes you kind in a way, you know. When you fall too often, you know, you realize that there is nobody, you'll have to get up on your own. That's when you learn to get up on your own, and that's where you derive your strength from. आई थिंक गुड एंड बैड जो है, पहले बड़ी सच्चाई से बात करूं तो शुरू में जब नौकरी में थे, जब एम्बिशियस भी थे, तो जब कोई गलत करता था या जब कोई हमारे साथ गलत होता था तो हमें ऐसा लगता, बहुत गुस्सा भी आता था और ऐसा लगता था कि बहुत अन्याय है और लोग दुश्मन और यू नो लगने लग जाते थे. But abhi, over the years, I think one has also evolved as a human being, and one has also realized that you know, people come into your life for a reason. जो हमें 20 साल पहले दुश्मन दिखते थे, जो हमारे साथ कुछ ऐसा करते थे, वो एक किसी डिवाइन वजह से हमारी लाइफ में आए थे, because they wanted us to move from a comfort zone, है ना. Only when something adverse happens. You look at COVID now, it's a very recent example, so I think it will be easy to understand. So you know, COVID is an adversity, but there's so many opportunities hidden in COVID. You know, it is asking us to do a mental shift. It is asking us to look more carefully at what we are doing on a daily basis for our general well-being, for our immunity, what we are doing for our hormonal health, right? तो उसी तरह से मेरे अभी मेरा जो स्टेट ऑफ माइंड है कुछ सालों से, वो मुझे ऐसा लगता है कि I don't think that equilibrium can be shaken by anything, anybody, good or bad, है ना, or anything good or bad, because I now feel it is my response to those things which will decide how I emerge from those things. मैं ये नहीं कहती कि बुरा नहीं लगता, मैं ये नहीं कहती कि दुखी नहीं होता आदमी, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब उन सब चीजों को नेगोशिएट और नेविगेट करने के लिए यू हैव बेटर स्किल्स, better life skills you have, and those have come over many years. और दूसरा क्या होता है कि जब लोग आपको देखते हैं तो लोग आपकी आज की सक्सेस देखते हैं, है ना, उनको वो याद रहता है, बट वो ये नहीं देखते कि एक बहुत लंबी जर्नी थी जो आपके पैदा होते ही शुरू हो गई, जिसमें आप कई बार गिरे हो, कई बार उठे हो और आप यहाँ तक पहुंचे हो. So I think the point is, it doesn't matter how the world sees you, it doesn't matter what the world thinks of you, it only matters where you are headed. आप कहीं से भी आ सकते हो, छोटे शहर से आ सकते हो, गरीब परिवेश से आ सकते हो, ये सब मायने नहीं रखता. आप क्या करने की शक्ति रखते हो, आप क्या करने की कुव्वत रखते हो, वो इम्पोर्टेंट है. और आई थिंक this is how it's your journey. This life is I keep telling myself, this life is my journey, है ना. I have to make the best of the limited time that I have. मुझे तो हर 24 घंटा मुझे लगता है कि oh my God, ये भी खत्म हो गया, आज ये 6 बज गए, चाय का समय हो गया. I was not able to do this. So I'm a very list oriented person. Before I sleep, I make a list for the next day, and I keep making lists of keep wanting to do this, so I think I'm pretty ambitious in terms of doing the kind of things I want to do. But I think life is not a noun. It is a verb. It is about doing things, and it is about enjoying what you are doing. फिर होता क्या नहीं होता है वो तो जो आपकी विधि में लिखा होगा वो आपको मिलेगा, और जब मिलना होगा तब मिलेगा. उसके लिए तो जीना थोड़ी छोड़ देंगे, है ना. और समय देखिए ऐसे निकल रहा है और मालूम ही नहीं चल रहा है आपके साथ. सही कहा नेहा ने. क्वेश्चन जो हमारे थे, आप यकीन मानिए उनके जवाब आपने पहले ही दे दिए. जैसे महिला वैज्ञानिक के लिए क्या प्रोत्साहन के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम है, तो आपने पहले ही बता दिया. ये सब कुछ है इसमें. बस एक था कि टेक्नोलॉजी बीएससी में, मतलब टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए एमएसएमई मतलब जो है अपने उसके लिए क्या कोई समर्थन, मतलब क्या उपलब्ध है? बस एक शॉर्ट में आप थोड़ा सा, वैसे तो आप सब बता चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या लोग लिखे जा रहे हैं कि मतलब पूछ रहे हैं मुझसे बार बार. मैंने आपको इसका भी प्रश्न का वैसे जवाब तो दे दिया है कि कहीं कुछ कंफ्यूजन रह गया शायद. तो हमें एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रोजेक्ट मिला है ना, क्योंकि अभी आपका एमएसएमईज में भी दे विल बी अ शिफ्ट ऑफ व्हाट दे वुड लाइक टू प्रोड्यूस, है ना.
that inventory will change, the consumption pattern will change because the household budgets will acquire a different shape altogether because of a lot of other things happening. So there will be a domino effect of the economy reflecting in people's individual household budgets. So probably there'll also be a change in trend of what the people would like to buy, and therefore there will also be a change in how the MSMEs will respond to that consumption pattern. So उस सब चीजों के लिए हमारे पास स्कीम है. मेरा तो इसको शॉर्ट में आंसर करने का एक ही रिक्वेस्ट है कि www.gor इसमें आपके ये एक वो कुंजी है जिससे आपके बहुत सारे बड़े बड़े तालों की जो है वो गुत्थियां खुल सकती हैं. तो आई थिंक शॉर्ट में इसको यही कह सकती हूँ. बिल्कुल सही मैम. अभी आपने कई साइट्स भी हमको बताई कि जिनमें ये सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं, लेकिन वो सही बात है मैम. लेकिन फिर आपसे रूबरू होने का मौका नहीं मिलता मैम. आप जिस जिंदा दिली से हमें बता रही हैं और जो फुल ऑफ एंथू आप हैं, बहुत अच्छा, बहुत स्माइली फेस के साथ आपने आंसर किया हमें. और आपने भी पहले बताया था समय बहुत बड़ी चीज है. अगर हम किसी को समय देते हैं तो आपने अपनी कीमती समय से निकाल के हमें जो समय दिया, उस समय के लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार. और कोशिश करूंगी कि आगे भी हम लोग आपसे जुड़े रहें और इसी तरीके से आपके प्रोफेशनल और पर्सनल जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस है वो आप हमसे शेयर करें और हम उनसे इंस्पायर हों. एंड थैंक यू सो मच मैम. हैव अ वेरी नाइस एंड गुड इवनिंग मैम. You also. Thank you very much. Thank you so very much. Nice interacting with all of you. God bless you. Thank you so much ma'am. Have a nice eve. Bye bye. Okay, ma'am. Thank you. Next.